चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम व्याकरण की भाषा और लिपि और व्याकरण के बारे में बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे भाषा के बारे में। मन के विचारों को बोलकर या लिखकर प्रकट करने का जो साधन होता है उसे हम क्या कहते हैं? भाषा कहते हैं। अर्थात भाषा वह साधन है जिसके द्वारा हम बोलकर या लिखकर आपस में भावों और विचारों का आदान प्रदान करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? भाषा। भाषा कोई सी भी हो सकती है। भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। ठीक है, ये हम छोटी कक्षाओं से पढ़ते आ रहे हैं कि भाषा के दो रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। मौखिक का मतलब होता है जो भी हम विचार, अपने मन के विचारों को जो भी हम बोलकर प्रकट कर रहे हैं, है ना, उसे हम कहते हैं मौखिक भाषा। उदाहरण के तौर पर हम देखेंगे जो भाषण दी जा रहा है, स्पीच दी जा रही है, टेलीफोन पर जो बातें हो रही है, रेडियो पर जो हम म्यूजिक सुन रहे हैं या स्टोरी सुन रहे हैं, वो सब किसका रूप है? वो मौखिक भाषा का रूप है। इसी प्रकार से लिखित भाषा। लिखित भाषा लिखकर अपने मन के विचारों को प्रकट करना जो होता है वो कहलाता है आपका लिखित भाषा। अब लिखित भाषा में क्या क्या आ सकता है? पत्र लिखना आपका लिखित भाषा का रूप होता है। कहानी लिखना आपका लिखित भाषा का रूप होता है। इसके बाद हम पढ़ेंगे लिपि के बारे में। भाषा को लिखने का ढंग लिपि कहलाता है। हर भाषा की अपनी लिपि होती है, हर लिपि का एक नाम होता है। ठीक है, जो भी हम जिस भी तरीके से भाषा को लिखते हैं वो कहलाती है लिपि। अब भाषा जैसे हिंदी है, उर्दू है, यहाँ पर मैंने कुछ खास भाषाएं ली हैं जो अधिकतर एग्जाम में बच्चों से पूछी जाती है। हिंदी, उर्दू, आपकी अंग्रेजी हो गई, संस्कृत हो गई। तो हिंदी की जो लिपि है वो होती है देवनागरी। उर्दू जो है, उर्दू भाषा, उर्दू की जो लिपि होती है वो होती है अरबी और फारसी। इसी प्रकार से पंजाबी भाषा की लिपि होती है गुरुमुखी, अंग्रेजी भाषा की लिपि होती है रोमन और संस्कृत भाषा की लिपि होती है देवनागरी। ये मैंने कुछ 4-5 भाषाएं ली हैं जो अधिकतर एग्जाम्स में पूछी जाती है, 10th तक पूछी जाती है, ये वाली भाषा है ना। ठीक है, तो अब हम पढ़ेंगे बोली के बारे में। तो भाषा के क्षेत्रीय रूप को बोली कहा जाता है। क्षेत्रीय रूप मतलब जो एक किसी सीमित क्षेत्र में बोली जाती है उसको कहते हैं हम बोली। ठीक है, यह किसी एक क्षेत्र में बोली जाती है। इसका क्षेत्र सीमित होता है। सीमित मतलब बहुत छोटा होता है। इसका प्रयोग केवल बोलचाल में होता है, जैसे रेगुलर हम घर में बात कर रहे हैं या फिर आसपास में जो एक क्षेत्र है वहां पर हम बात कर रहे हैं। लिपि में जैसे हमने उदाहरण दिया है भोजपुरी, बुंदेलखंडी, ये आपकी बोलियों के नाम हैं। इसी प्रकार से मैंने यहाँ पर कुछ खास पॉइंट्स लिखे हैं, जैसे कि देश के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपके ऑब्जेक्टिव में निकल कर आ सकते हैं, तो आप प्लीज़ इन चीज़ों पर ध्यान देंगे कि देश के संविधान में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है। और 14 सितंबर 1949 को संविधान में हिंदी को अनुच्छेद 343 के अंतर्गत राजभाषा की मान्यता दी गई थी। इसलिए हर वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस के रूप में हम मनाते हैं। अब हम पढ़ेंगे व्याकरण के बारे में। भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है। अब भाषा के शुद्ध रूप का ज्ञान कराने वाला शास्त्र व्याकरण कहलाता है, तो कैसे मालूम पड़ेगा हमें? जैसे यहाँ लिखा है, अशुद्ध वाक्य मैंने कुछ लिखे हैं कि ये पतंग लड़का उड़ा रही है, मेरे को गोभी पसंद है। तो यहाँ हम पढ़कर समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं वाक्य में कोई ना कोई अशुद्धि है। अब इस अशुद्धि को शुद्ध करने का जो शास्त्र है वो हमारा व्याकरण है। हमने जो भी लिंग के लिए इन शब्दों में कहीं पर लिंग, सर्वनाम, किसी न किसी माध्यम से यहाँ पर कुछ ना कुछ अशुद्धियाँ दी गई है। अब हम इसे शुद्ध करके लिखेंगे तो यही वाक्य को हम यदि शुद्ध करके लिखते तो यह होगा, यह लड़का पतंग उड़ा रहा है। लिखा था मेरे को गोभी पसंद है, और अगर हम इसी का शुद्ध रूप लिखते हैं तो लिखा जाएगा मुझे गोभी पसंद है। तो कहने का तात्पर्य है कि भाषा के शुद्ध रूप का जो हमें ज्ञान होता है वो किससे होता है? व्याकरण से होता है। आज हमने इस वीडियो में भाषा, लिपि और व्याकरण के बारे में पढ़ा। इसके बाद वाली वीडियो में हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे, उसके रूपों के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।